गुमराह एपिसोड 275। वो कुत्तों की जंजीरें पकड़कर हमारे पास ले आया और बारी बारी एक एक के पास खड़ा करके उनकी पुश्त पर हल्के हल्के थपकियां देता जा रहा था। कुत्ते अजीब सी बारीक बारीक आवाजें निकालते हुए चंदियाई हुई आंखों से एक एक को देखकर अपनी दुम हिला रहे थे। उसके बाद मास्टर वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गया और कुत्तों की जंजीरें खोलकर आजाद कर दिया। कुत्ते जंजीरें खुलते ही एकदम चाको चौबंद नजर आने लगे थे। वो दोनों अपने अपने पेट फर्श से लगाकर यूं बैठ गए जैसे मास्टर का इशारा पाते ही शिकार पर झपट पड़ेंगे। मास्टर ने आहिस्ता आहिस्ता दोनों की पुश्त पर हाथ फेरकर 3 बार उन्हें थपकी दी तो वो अपना बदन ढीला छोड़कर उठ खड़े हुए और दुमें हिलाते हुए टहलने के से अंदाज में हमारे करीब आकर बारी बारी हमारे पैर सूंघने शुरू कर दिए। उन्होंने हमारे गिर्द कई चक्कर लगा लिए तो मास्टर बोला, लीजिए जनाब, अब आप में से किसी पर ये उस वक्त तक हमला नहीं करेंगे जब तक मैं इन्हें ऐसा करने का इशारा ना दूं। मैंने कहा, क्या ये हमारे कहने पर भी किसी अजनबी पर हमला कर सकते हैं या इसके लिए भी तुम्हारी मदद की जरूरत होगी? नहीं, मेरी मदद की जरूरत नहीं होगी साहब, आप इशारा कर दें, ये इस पर फौरन अमल करेंगे। मास्टर ने जवाब दिया, क्या कोई मखसूस किस्म का इशारा होना चाहिए या बस यूं ही किसी की तरफ उंगली उठा देना काफी होगा? मैंने पूछा, नहीं जनाब, सिर्फ उंगली उठा देना तो काफी नहीं होता। हाथ उठाकर इशारा करने के बाद कुत्ते की पुश्त पर 3 बार हल्के से थपकी दें और फिर उसे आगे की तरफ हल्का सा धक्का दें, और अगर हमले से रोकना मकसूद हो तो पुश्त पर थपकी देने के बाद कुत्ते की गर्दन और सर पर हाथ फेरें। मैंने काबुल खान की तरफ देखते हुए कहा, काबुल खान, हमने तुम्हें आजाद करने का फैसला किया है क्योंकि तुम हमें कसूरवार मालूम नहीं होते। तुमने जो कुछ किया है वो अपने बड़ों के हुक्म की तामील में किया है। असल कसूरवार तो वो लोग हैं। तुम जा सकते हो अब। काबुल खान हैरत से आंखें फाड़कर मुझे देखने लगा। उसे शायद अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके लिए बहुत ही ताज्जुब खेज बात थी। अभी थोड़ी देर पहले तक हम उसके साथ जो सलूक करते रहे थे उसके बाद हमारा ये अंदाज उसकी समझ में नहीं आ रहा था। शराफत अली उसे गुमगू की कैफियत में मुब्तला देखकर बोला, हाँ हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, जाओ, चले जाओ यहाँ से और आइंदा ऐसी हरकत ना करना कभी। वो एक गहरा सांस लेकर बोला, हैरत है, यकीन करने को जी नहीं चाहता। अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो ऐसा हरगिज ना करता, कभी भी नहीं। खैर, ये बात की बात है, जब हम में से कोई तुम्हारे हाथ लगे तो बेशक तुम नहीं छोड़ना उसे। हम इसकी तवक्को भी नहीं करेंगे तुमसे। वो तजब्जुब के आलम में कभी हमें देखता था और कभी उस दरवाजे को, जिसे अबूर करने के बाद शायद वो ये समझ रहा था कि हमारी दस्तरस से वो आज़ाद हो जाएगा। उसके अंदाज से जाहिर हो रहा था कि उसे यकीन नहीं आ रहा हमारी बात पर। वो यही समझ रहा था कि हम उसके साथ कोई चूहे बिल्ली वाला खेल खेलना चाहते हैं। अभी उसे आज़ादी का मुजदा सुना रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने के लिए दरवाजे के करीब पहुंचेगा हम में से कोई उसे अचानक दबोच लेगा। चूहे और बिल्ली का खेल तो हम बेशक खेलना चाहते थे उससे, लेकिन उसका जो तरीका हमने सोच रखा था अपने जहनों में वो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसे यूं तजब्जुब में देखकर मैंने कहा, हैरान, यहाँ से जाने के बाद होते रहना, बड़ा वक्त होगा इसके बाद तुम्हारे पास। ये ख्याल रखो कि यहाँ ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे लिए। अभी फैसला तुम्हारे हक में हो गया है, उसे गनीमत जानो। देर की तो ये फैसला तब्दील भी हो सकता है। किसी को कोई नुक्ता सूझ गया तो पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आएगा तुम्हारे। मेरी बात शायद उसकी समझ में आ गई थी। वो कुछ बोले बगैर तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ा और जल्दी जल्दी कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा। अचानक फिरोज ने उसे आवाज देकर कहा, ओ भाई काबुल खान, इन दोनों कुत्तों को अपने साथ लेते जाओ, बाहर लॉन में छोड़ देना इन्हें। हमने रखवाली के लिए मंगवाया है इन्हें। अपने आकाओं को भी बता देना जाकर कि आइंदा किसी को इधर भेजे तो वो इन कुत्तों को ना भूलें। वो ठिठक कर दरवाजे में रुककर और पीछे मुड़कर फिरोज को यूं देखने लगा जैसे उससे ज्यादा बेवकूफ आदमी उसने देखा ही ना हो कभी। फिर उसने वापस आकर दोनों कुत्तों की गर्दनों में पड़े हुए चमड़े के पट्टे दोनों हाथों में पकड़कर उन्हें बाहर चलने का इशारा किया। कुत्ते फौरन उसके साथ हो लिए। वो जिस तरह कुत्तों को अपने साथ लगाकर ले गया था उससे मैंने अंदाजा लगाया कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। वो उन कुत्तों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा शायद। कुत्ते उससे मानूस हो चुके थे और अगर उन्हें रोकने की कोशिश ना की जाती तो वो उसके साथ जरूर चले जाते। उसके बाहर निकलने के बाद शराफत बोला, वो हमें अव्वल दर्जे का गधा समझ रहा है। उसका ख्याल है कि हमने उसे आज़ादी देने के साथ साथ अपने 2 बेहतरीन तरबियत याफ्ता कुत्ते भी उसके हवाले कर दिए हैं। वो उन्हें बाहर छोड़कर जाने के बजाय अपने साथ ही ले जाने की कोशिश करेगा। फिरोज उठकर उस खिड़की की तरफ बढ़ते हुए जो बाहर लॉन की तरफ खुलती थी बोला, हाँ, अगर वो ऐसी कोशिश ना करे तो बेवकूफ़ी होगा। उस खिड़की से पूरा लॉन और बंगले के मेन गेट तक सब कुछ साफ दिखाई देता था। फिरोज ने खिड़की के पास जाकर उसका पर्दा हटा दिया। हम लोग भी अपनी अपनी जगह से उठकर फिरोज के पास खिड़की में जा रुके। हमारा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। काबुल खान दोनों कुत्तों के पट्टे थामे उन्हें साथ लिए बैरूनी गेट की तरफ चला जा रहा था। हम सब पूरी तवज्जो से उसे देखते रहे। काबुल खान अभी गेट के नजदीक भी न पहुंचा था कि गेट की बगली खिड़की खोलकर गुलजमान अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते काबुल खान ठिठक कर खड़ा हो गया। उसके रुकने का अंदाज ऐसा था जैसे उसने अचानक अपने सामने कोई खतरा देख लिया हो। उसे यूं रुकते देखकर दोनों कुत्तों ने अपनी अपनी दुमें लहराई, कान खड़े किए और गुलजमान पर नजरें जमाकर आहिस्ता आहिस्ता गुर्राने लगे।
गुलजमान ने एक लम्हे को रुककर कुत्तों को देखा और फिर इस तरह आगे बढ़ गया जैसे वो उनसे बचकर निकल जाना चाहता हो। उसे कतराते देखकर कुत्ते बुरी तरह बिफर गए। काबुल खान ने कुत्तों को ये तेवर देखे तो उनका पट्टा छोड़कर उन्हें गुलजमान पर चढ़ दौड़ने का इशारा किया। दोनों कुत्ते एक साथ गुलजमान की तरफ झपटे थे। ऐन उसी लम्हे गुलजमान ने अपने दोनों हाथ मुंह पर रखकर एक अजीब सी आवाज निकाली, जिसे सुनते ही कुत्ते एकदम यूं रुक गए जैसे उनके पांव जमीन से चिपक कर रह गए हों। गुलजमान ने फौरन ही हल्की सी सीटी बजाकर अजीब अंदाज में हाथ को हरकत दी। उसके इस अमल में ना जाने कैसा जादू था कि दोनों कुत्ते यकदम वापस पलटे और जिस तेजी से गुलजमान पर झपटे थे उसी तेजी के साथ काबुल खान पर जा पड़े। ये सब कुछ इस कदर अचानक और इतनी जल्दी में हुआ कि काबुल खान को कुछ समझने या अपना बचाव करने की मोहलत ही ना मिल सकी थी। इससे पहले कि वो सूरत हाल का अंदाजा करता, एक कुत्ते के दांत उसके नरखरे में और दूसरे के उसके पेट में पेवस्त हो चुके थे। कुत्तों ने उसे जमीन पर गिरा दिया था और तैश के आलम में बुरी तरह भंबोड़ रहे थे। काबुल खान दोनों हाथों से उन्हें धकेल कर दूर हटाने और इधर उधर लोटे लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुत्तों की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो उसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने दे रहे थे। उसके पेट से खून उबल उबल कर आसपास जमीन पर फैलता जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उसकी कुव्वत मदाफियत दम तोड़ती जा रही थी। ये मंजर बड़ा ही पुरहैबत और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मुझसे दर्दनाक मंजर देखा ना गया। मैंने उधर से मुंह मोड़कर आहिस्ता से कहा, ये कुत्ते हैं या भेड़िए शराफत अली? आज से पहले मैंने ऐसे दरिंदा सिफत कुत्ते कभी नहीं देखे थे। ऐसा अलमनाक अंजाम करते हैं ये आदमी का। हाँ, बड़ी मेहनत से इनमें सिफत पैदा की गई है। अब तो भेड़िए भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। शराफत ने जवाब दिया। और ये गुलजमान, फिरोज आखिर ये क्या चीज है भाई? इसकी तो हर रोज एक नई खूबी सामने आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता एक एक गिरा खुल रही है इसकी, और हर गिरा खुलने के बाद एक नया गुलजमान नमूदार हो रहा है। क्या क्या छुपाए फिरता है ये अपने अंदर? मैंने फिरोज से कहा। उसकी सलाहियत का तो मुझे भी आज पहली बार इल्म हुआ है। लगता है उसकी तराश खराश बहुत ही माहिर हाथों ने की है। वो बोला, हाँ, ये खूबी मैंने किसी में नहीं देखी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई शख्स ऐसा भी कर सकता है। शराफत अली ने कहा, बड़ा ही अजियतनाक मंजर था यार। मेरे तो रगो पै में सनसनी दौड़ रही है अब तक। मैंने कराहियत से मुंह बनाकर कहा, यह बहुत ही दरिंदगी का मुजाहरा किया है हमने। किसी इंसान को ऐसी अजियतनाक मौत से दो चार करना इंसानियत तो नहीं है। हाँ, ये तुमने ठीक कहा है जिलानी। फिरोज बोला, इसमें कोई शक नहीं कि किसी इंसान को ऐसी सजा नहीं देना चाहिए, लेकिन दरिंदों के साथ इंसानों जैसा सुलूक तो नहीं किया जा सकता ना। वो तो इसके मुस्तहक नहीं होते। लेकिन काबुल खान तो कोई दरिंदा नहीं था जिसे इस सजा का मुस्तहक ठहराया गया है। मैंने कहा, मेरे ख्याल में तो वो दरिंदों से ज्यादा खौफनाक था। महज इंसानों जैसी शक्ल सूरत की बिना पर हम उसे इंसान तो नहीं करार दे सकते। वो लोग जो मंशियात फरोश हैं, जो महज अपने इशरत कदे आबाद रखने के लिए नौजवानों की रगों में जहर की आमेजिश कर रहे हैं, जो इस मुल्क और कौम को ताज़ा और सेहतमंद लहू से महरूम कर देने के दर पर हैं, उन्हें इंसान कहना और समझना इंसानों की तौहीन है जिलानी। ये भेड़िए किसी भी तरह इंसानों में रहने और इन जैसे सलूक के मुस्तहक करार नहीं दिए जा सकते। वो ठीक ही कह रहा था। हम बहुत ही खुदगर्ज और कोता हो गए हैं। अपने सामने वाला आदमी तक हमें दिखाई नहीं देता। हाँ यार, ये तो तू ठीक ही कहता है। ये इंसान नुमा दरिंदे किसी रियायत या हमदर्दी के मुस्तहक नहीं है। मैंने एतराफ़ कर लिया। गुलजमान मुस्कुराता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। फिरोज ने अपनी जगह से उठकर उसे सीने से लगा लिया और बोला, शाबाश है तुम्हें मेरे दोस्त, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। अपने इस खूबी का पहले जिक्र क्यों नहीं किया तुमने? वो मुस्कुराते हुए बोला, पहले कभी ऐसा मौका ही नहीं आया था। खामखा डींगे मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तो बड़े ज़र्फ की बात है गुलजमान। तू तो यार बहुत ही बुलंदो बाला शख्सियत का मालिक साबित हो रहा है। ऐसा तो मैं तुझे नहीं समझता था। ऐसा मत कह जिलानी भाई, मैं तो बहुत मामूली सा आदमी हूँ। बस अल्लाह का करम हो गया कुछ कि उसने मुझ में कुछ सिफात पैदा कर दी हैं। इस पर मैं नाज़ा नहीं हूँ, शुक्रगुजार हूँ उस रब्बे दो जहां का जो कुल कायनात का मालिक है। गुलजमान ने आलसी से कहा, हाँ भाई, शुक्र तो हम सबको भी उसका अदा करते ही रहना चाहिए। मैंने उसकी बात से मुतासिर होकर कहा, रात के ठीक 10:50 पर हमारा ट्रक आइजक के मकान की अकबी दीवार के साथ बाहर गली में नस्ब बिजली के पोल के साथ जा ठहरा। उस पोल के तारों में से एक तार टूट गया था, जिसकी वजह से आसपास के उन तमाम मकानों में जिनको उस पोल से कनेक्शन दिए गए थे, बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई थी। ये काम अनवर कमाल ने दिखाया था। उसने शाम के वक्त यहाँ आकर किसी तरह तार काट दिया था। दरअसल जिस वक्त हम उस मकान की चार दीवारी उबूर करके अंदर दाखिल होने की तदबीरें सोच रहे थे, उस वक्त गुलजमान ने बताया था कि उसने मकान की अकबी गली में एक ऐसा बिजली का पोल देखा है जो मकान की दीवार के बिल्कुल साथ लगा हुआ है। उस पोल के जरिए हम बासानी दीवार उबूर करके मकान में दाखिल हो सकते हैं। उसकी बात सुनकर शराफत अली को तदबीर सूझी थी कि हम तीनों, यानी मैं, शराफत अली और गुलजमान, अगर कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन की गाड़ी में वहां पहुंचे तो ये काम और ज्यादा आसान हो सकता है। पोल पर चढ़कर काम करने की आड़ में मकान के अंदर की सूरत हाल को पूरी तरह समझा जा सकता है। इस तरह हम एन उस वक्त मकान में दाखिल हो सकते हैं जब वहाँ तमाम लोग जमा हो चुके हों और मीटिंग भी शुरू हो चुकी हो। इसके लिए ये भी जरूरी है कि हम 10 बजे से कुछ पहले ही वहाँ पहुँच जाएं, ताकि हम में से कोई एक पोल पर चढ़कर अंदर का जायजा लेता रहे।
سب نے اس کی رائے سے اتفاق کیا. اس پر عمل درآمد کے لیے کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کی ایک ایسی گاڑی کی ضرورت پیش آئی جس پر اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگی ہو. ایسی گاڑی کی فراہمی کا کام فیروز نے اپنے ذمے لے لیا اور پول میں خرابی پیدا کرنے کی ذمہ داری انور کمال کو سونپ دی گئی. چنانچہ انور کمال نے سرے شام ہی یہاں آ کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی اور فیروز نے ایک ایسے ٹرک کا بندوبست کر دیا تھا جس پر لکڑی کی ایک مضبوط اور خاصی لمبی سیڑھی موجود تھی. ٹرک کی پیشانی پر KESC آن ڈیوٹی کی چھوٹی سی تختی آویزہ تھی. تمام انتظامات مکمل ہونے کے بعد میں گلزمان اور شرافت علی کے ساتھ 10:50 پر اس پول کے نیچے جا ٹھہرا. وہاں پہنچتے ہی ہم نے سیڑھی لگا کر گلزمان کو اوپر چڑھا دیا. مجھے اور شرافت علی کو عائزق اچھی طرح پہچانتا تھا، چنانچہ ہم دونوں میں سے کسی نے اوپر چڑھ کر کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ مول لینا مناسب نہیں سمجھا. فیروز نے اپنی کار اس گلی کے بالکل سامنے سڑک کے دوسری طرف کھڑی کی تھی. وہاں سے وہ اور انور کمال عائزق کے مکان کے مین گیٹ میں آنے جانے والوں کو بخوبی دیکھ سکتے تھے. جس گلی میں ہمارا ٹرک کھڑا تھا اس کے کونے پر خان نے مورچہ سنبھالا ہوا تھا تاکہ اگر کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کی کوئی گاڑی اس طرف آئے تو ہمیں خبردار کر سکے. یہ خدشہ تو بہرحال موجود تھا ہی کہ علاقے کے لوگوں کی شکایت پر نہ صحیح کسی بااثر شخص کے ٹیلی فون پر بجلی کا پورا محکمہ ادھر دوڑا نہ چلائے. اس محکمے کی طرف سے صارفین کی شکایت پر آدھی رات سے پہلے کسی کارروائی کی امید نہ تھی، مگر یہاں ایسے لوگ بھی آباد تھے جو متمول ہونے کے ساتھ ساتھ خاصے دراز دست بھی تھے. ایسے لوگوں سے ہر سطح کے سرکاری اہلکار ہمیشہ چوکنا رہتے ہیں اور انہیں کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیتے تاکہ انہیں سب کچھ ٹھیک ہی نظر آتا رہے. گلزمان بجلی کے پول پر چڑھا اس طرح الٹے سیدھے ہاتھ چلا رہا تھا کہ جس نے بھی اسے دیکھا ہوگا یہی سمجھا ہوگا کہ وہ ٹوٹے ہوئے تار کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. چونکہ پول مکمل تاریکی میں تھا اور اس پر چڑھا ہوا گلزمان دور سے ایک سائے کی طرح ہی دکھائی دے رہا تھا، چنانچہ کسی کے لیے بھی اس کی حرکات کو سمجھنا مشکل ہی تھا. اس دوران وہ عائزہ کی کمینگاہ میں جھانکتا بھی جا رہا تھا. اس کی پتلون کی جیب میں ایک چھوٹی سی دوربین موجود تھی جس کی مدد سے وہ وقفے سے اندر کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا. یہ غنیمت ہے کہ اس مکان میں بجلی کا کنیکشن کسی اور پول سے دیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی بجلی کی سپلائی بحال تھی اور ہر کمرہ روشن نظر آ رہا تھا. گلزمان کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا. ٹرک پر کھڑے ہونے کے بعد دیوار چونکہ 1.5 یا 2 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں رہتی تھی، چنانچہ 3-4 بار میں نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر دیوار کے دوسری طرف جھانکا لیکن روشن کمروں کے سوا کچھ نظر نہ آ سکا. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت وہاں کوئی آیا نہیں ہوگا. 10 بج چکے تھے اور یقیناً سب لوگ آ چکے تھے وہاں، لیکن وہ کسی ایسے کمرے میں تھے جہاں انہیں میں نہیں دیکھ سکتا تھا. لیکن مجھے یقین تھا کہ گلزمان اتنی بلندی پر ہے اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہوگا. 10:10 پر گلزمان نے سیڑھی سے نیچے اتر کر کہا، وہ لوگ تعداد میں 6 ہیں اور سب کے سب اوپری منزل کے کمرے میں جمع ہیں، لیکن ان میں عائزق دکھائی نہیں دے رہا. شاید وہ عمارت میں موجود نہیں ہے. اور لزی وہ بھی نظر آئی ہے تمہیں اندر؟ میں نے پوچھا. نہیں جی، نظر تو وہ بھی نہیں آئی مجھے اب تک. اس کے علاوہ وہ کتے بھی کہیں دکھائی نہیں دیے اب تک. گلزمان نے جواب دیا. ہو سکتا ہے وہ اندھیرے میں کہیں چھپے بیٹھے ہوں. اس قسم کے کتے یوں اعلانیہ نہیں پھرتے، بس اچانک ہی نمودار ہوتے ہیں کسی تاریخ سے گوشے سے اور جا پڑتے ہیں اپنے شکار پر. انہیں یہی تربیت دی جاتی ہے. شرافت علی نے فوراً کہا. انہوں نے عمارت کے ہر کمرے اور راہداری کو روشن کر رکھا ہے جس کی وجہ سے عمارت کے گرد اتنی روشنی ہر جگہ موجود ہے کہ کوئی چیز کسی کی نظر سے چھپی نہیں رہ سکتی. ممکن ہے وہ سامنے کے حصے میں ہو. بہرحال وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں تو میں 1 منٹ سے بھی کم وقت میں اپنے سامنے آنے پر مجبور کر سکتا ہوں. اصل مسئلہ تو اس روشنی کا ہے. اندر اترنے کے بعد کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے وہاں. ہم لوگ دوری سے دیکھ لیے جائیں گے. گلزمان نے دھیمی آواز میں اپنے خدشات کا اظہار کیا. اس کی تم فکر نہ کرو، تم بس کتوں کو تلاش کر کے ان کا بندوبست کر دو کسی طرح. اندر اترنے کے بعد تو ہم اس تیزی سے کارروائی کریں گے کہ اگر کسی نے عمارت کے اندر سے ہمیں دیکھ بھی لیا تو بس دیکھتا ہی رہ جائے گا وہ. میں نے اسے جواب دیا. لیکن یہ تو خود کو موت کے منہ میں جھونک دینے والی بات کر رہے ہو تم جیلانی. تم جانتے ہو ہمارا مقابلہ جس دشمن سے ہے وہ بے حد عیار و مکار ہے. بہت دور تک دیکھتا اور بہت پہلے سے سوچتا ہے وہ. اور پھر ہم تو یہ یقین کے ساتھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ لزی نے سچ مچ ہماری مدد کرنے کے لیے اطلاع دی ہے ہمیں، یا ان لوگوں نے ہمیں گھیرنے کے لیے کوئی چال چلی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے بھائی کہ اندر ہمارے لیے کوئی چوہے دان تیار کر کے رکھ دیا گیا ہو اور ہم وہاں پہنچتے اس میں پھنس کر رہ جائیں. بہت ہوشیاری اور سوجھ بوجھ کے ساتھ ہر قدم اٹھانا چاہیے ہمیں. یوں آنکھیں بند کر کے نہیں کود پڑنا چاہیے ہر جگہ. شرافت علی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا. یہ تم ٹھیک کہتے ہو شرافت علی، لیکن زیادہ ہوشیاری اور احتیاط ہر جگہ کام نہیں آتی. بعض مواقع پر یہ نقصان بھی پہنچا دیتی ہے. اس میں شک نہیں کہ دشمن بے اندازہ وسائل کا مالک ہے اور ہم سے کہیں زیادہ ذرائع ہیں اس کے پاس، لیکن ہم صرف اپنے سونے رب کی ذات پر بھروسہ کر کے اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے وسائل اور ذرائع کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اس کی مدد ہمیں حاصل ہے تو ہم انشاءاللہ اس بار بھی کامیاب و کامران واپس جائیں گے. یہ بات یاد رکھو شرافت علی، کمزور طاقتور پر جب ہی فتح پا سکتا ہے جب وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کے مقابل کھڑا ہو جائے. اپنی واپسی کے سارے راستے بند کر کے خود کو یہ یقین دلا دو کہ اب یا تو دشمن کو نیست و نابود کر دینا ہے یا خود فنا کے گھاٹ اتر جانا ہے. بس تخت یا تختہ، اس کے سوا کچھ نہیں. اسی اثنا میں گلزمان ایک بار پھر اوپر پہنچ چکا تھا.
शराफत अली ने ट्रक के कोने में धरी हुई लकड़ी की पेटी खोलकर उसमें से एक स्टैंड गन निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो ये संभालो जल्दी से, काम का वक्त हो गया है, बातें खत्म करो अब। मैंने स्टैंड गन उसके हाथ से लेकर कंधे से लटका ली तो उसने एक थैला मेरी तरफ बढ़ा दिया। उस थैले में 10 दस्ती बम थे। ये थैला गुलजमान के लिए था। प्रोग्राम के मुताबिक उसे अपने साथ बम लेकर इमारत में दाखिल होना था और उन्हें उस वक्त इस्तेमाल करना था जब दुश्मन मुकाबले से फरार होकर किसी महफूज पनागाह में जा छुपता या किसी दीवार या दरवाजे को गिराने की जरूरत पेश आ जाती। मैंने वो थैला दूसरे कंधे से लटकाकर ऊपर सर उठाकर गुलजमान को देखा। एन उसी लम्हे गुलजमान के मुंह से बिल्कुल ऐसी ही आवाज निकली जैसी आवाज उसने शराफत अली के कुत्तों को अपनी तरफ झपटते देखकर निकाली थी। दूसरे ही लम्हे दीवार की दूसरी तरफ से कू कू की आवाजें से सुनाई देने लगी, जैसी उमूमन कुत्ते अपने मालिक की टांगों से अपनी पुश्त रगड़ रगड़ कर और उसके कदमों में लौटते हुए निकालते हैं। मुझे ये आवाजें सुनकर ये अंदाजा लगाने में देर ना लगी कि कुत्ते गुलजमान के असीर हो चुके हैं। बड़ी अजीब बात थी ये कोई हैरत अंगेज जादू ही मालूम होता था। उसके मुंह से निकलने वाली हल्की सी आवाज सरकश और खूंखार कुत्तों को अचानक उसके इशारों पर नाचने के लिए मजबूर कर देती थी। मैं गुलजमान को नीचे आते देखकर जल्दी जल्दी 2-4 सीढ़ियां चढ़ गया और सरगोशी में पूछा, क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है, ये थैला आप मुझे दे दें और रस्सी की वो सीढ़ी दीवार के साथ दूसरी तरफ लटका दें, मैं उधर जा रहा हूँ। वो मुझसे बमों का थैला लेकर दीवार पर जा चढ़ा। उसी वक्त शराफत अली ने रस्सी की सीढ़ी दीवार पर फेंककर उसे ट्रक से बांध दिया। गुलजमान सीढ़ी पकड़कर तेजी से दूसरी तरफ उतर गया। मैंने दीवार पर हाथ जमाकर उस तरफ झांका मगर कुत्ते मुझे वहां दिखाई नहीं दिए। लेकिन जैसे ही गुलजमान के पैरों ने जमीन को छुआ वो अचानक नमूदार होकर उसके पैरों में लौटने लगे। वो वाकई इंतहाई कदावर और सेहतमंद ब्लड हाउंड ही थे। गुलजमान उनके करीब बैठकर बड़े प्यार से उनके सरों पर हाथ फेरते हुए अपने अतराफ को चौकिन्ना निगाहों से जायजा लेने लगा। ये इत्मीनान कर लेने के बाद कि उसके वहां पहुंचने पर माहौल में जरा भी तब्दीली नहीं आई है, गुलजमान ने सर उठाकर मुझे देखा और अपने हाथ से अपने पास आने का इशारा किया। इशारा मिलते ही मैंने पतलून की पेटी में फंसा हुआ बेआवाज रिवॉल्वर निकालकर हाथ में लिया और जस्ट लगाकर दीवार पर जा चढ़ा। रस्सी की सीढ़ी पकड़कर नीचे उतरते हुए मैंने पलटकर गुलजमान को देखा। वो बैठे ही बैठे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा था। उसके साथ दोनों कुत्ते भी थे और वो दोनों गुलजमान के आगे आगे उस तरह चल रहे थे कि गुलजमान उनके पीछे छुप गया था। सामने से देखने वाले को वो फौरी तौर पर नजर नहीं आ सकता था। मैं नीचे उतरकर जमीन पर लेट गया और शराफत के आने का इंतजार करने लगा। जल्दी वो भी मेरे पास पहुंच गया, लेकिन इस दौरान गुलजमान इमारत के बहुत नजदीक पहुंच चुका था। एन उसी वक्त मैंने ऊपरी मंजिल की खिड़की से किसी शख्स को बाहर झांकते देखा। उसकी नजरें हमारी तरफ थी। शायद अंदर से किसी ने हमें देख लिया था और सूरत हाल जानने के लिए खिड़की में आ खड़ा हुआ था। जहां हम थे वहां ज्यादा रोशनी नहीं थी और मुझे यकीन था कि अगर हम दम साधे पड़े रहें, कोई हरकत ना करें, तो तेज रोशनी में खड़ा हुआ वो शख्स हमें नहीं देख सकेगा। मैंने शराफत से धीमी आवाज में कहा, हरकत ना करना जरा भी, कोई आदमी ऊपर खिड़की में खड़ा हमें देखने की कोशिश कर रहा है, उन्हें शायद कुछ शुबा हो गया है। शराफत अली ने इसी तरह मध्यम आवाज में जवाब दिया, हाँ मैं देख चुका हूं उसे, कहीं उसकी नजर गुलजमान पर ना पड़ जाए। चंद लम्हों तक वो शख्स खिड़की में खड़ा रहा, फिर पलटकर वापस चला गया। मेरा ख्याल था उसने हमें नहीं देखा है और महज अपना इत्मीनान करके वापस चला गया है वो। चुनाचे मैंने उसकी खिड़की से हटते ही शराफत अली से कहा, उठो और जल्दी से दौड़कर गुलजमान के पास पहुंचो। ये कहते हुए मैं तेजी से उठकर गुलजमान की तरफ दौड़ पड़ा। वो अब उठ खड़ा हो चुका था और इत्मीनान से टहलने के से अंदाज में कुत्तों के साथ साथ सामने नजर आने वाले एक बंद दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। हमने उसे दरवाजे के करीब पहुंचने से पहले ही जा लिया। कुत्तों ने हमें देखकर अपने तेवर बिगाड़ लिए थे, मगर गुलजमान ने उनकी गर्दनों पर हाथ फेरकर उन्हें शांत कर दिया। अचानक बंद दरवाजे के पीछे से एक आवाज उभरी, तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है ये, अगर कोई होता तो कुत्ते उसकी बू महसूस करते उस पर टूट पड़ते। वो तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन आखिर अपना शुबा दूर कर लेने में हर्ज ही क्या है। एक दूसरी आवाज उभरी। उन आवाजों को सुनकर मैंने छुपने के लिए कोई जगह तलाश करने के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन वहां ऐसी कोई जगह नहीं थी। गुलजमान ने हाथ उठाकर हमें रुकने का इशारा किया और दोनों कुत्तों की पुश्त सहलाते हुए बंद दरवाजे को देखने लगा। चंद लम्हों के बाद दरवाजा एक झटके से खुला और 2 अफराद दरवाजे से निकलकर हमारे सामने आ गए। उन्हें शायद ये तवक्को नहीं थी कि अगर कोई इस मकान की 4 दीवारी में घुसी आया है तो इस दरवाजे तक भी पहुंच गया होगा, इसीलिए वो बेधड़क होकर दरवाजा खोलते ही बाहर आ गए थे। लेकिन हमें अचानक अपने सामने देखकर वो एकदम से ठिठक कर खड़े हो गए। वो दोनों तकरीबन 45 और 50 के दरमियान रहे होंगे और उनके बढ़े हुए पेट ये बता रहे थे कि वो मेहनत और मुशक्कत के आदी नहीं है। उनकी आंखें हैरत से फट गईं। उनकी हैरानगी से गुलजमान ने फायदा उठाने में देर ना की। उसने अपने होठों से हल्की सी सीटी बजाकर कुत्तों को इशारा कर दिया। इशारा पाते दोनों कुत्तों ने अपनी अपनी जगह से जस्त की और उन दोनों पर जा पड़े। मैंने कहा, इन्हें कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ो और जल्दी से अंदर चलो, देर की तो अंदर वाले चौकिन्ना हो जाएंगे। ये कहते ही मैंने दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी।